गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विगत कक्षाओं में मैंने आपको भूगोल नामक इकाई 3 जो है उसमें दो अध्यायों का अध्ययन कराया, पाठों का अध्ययन कराया। फिर इसके बाद इकाई 4 में आर्थिक विकास की समझ, इसके लिए मैंने 2 चैप्टर के लिए आपको अभी तक बताया। इस प्रकार से हमारे सामाजिक विषय जो है इसमें 2 और 2 4 चैप्टर अपने कंप्लीट हुए। स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक विषय के ही अध्याय इकाई 1 जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, इस इकाई 1 में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय और अध्याय 1 इतिहास का जो पार्ट है, इसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं इतिहास के पार्ट में, इकाई 1 में। तो शुरू होते हैं गाइस। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अध्याय 1, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। कैसे यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव कैसे पैदा हुआ, राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, जिसने यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्यों की जगह देश राज्य के उदय का नेतृत्व किया। 19वीं शताब्दी के आसपास यूरोप महाद्वीप में जो बहुराष्ट्रीय वंशज थे जिनका साम्राज्य चलता था, उन बहुराष्ट्रीय वंशजों के साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्रवाद ने उस जगह बहुराष्ट्रीय साम्राज्यवाद की जगह देश राज्य के उदय का नेतृत्व किया कि यहाँ पर देश की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का नेतृत्व हो और राजाओं का वर्चस्व खत्म हो, साम्राज्यों का। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, आधुनिक राष्ट्र या राज्य जिसे कहा जाए, राष्ट्र को राज्य भी कहा जाता है, मैंने पिछले अध्याय में बताया था। आधुनिक राष्ट्र या राज्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो स्टूडेंट्स, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई और कारण क्या रहा उसका कि जो यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्य स्थापित था, उसके स्थान पर देश राज्य के नेतृत्व का उदय की शुरुआत हुई यूरोप में राष्ट्रवाद के साथ ही, और वंशज साम्राज्यों के आधिपत्य को खत्म करने का प्रयास किया गया। आगे टॉपिक है राष्ट्र राज्य का उदय। अब कैसे उदय होता है? फ्रांसीसी क्रांति ने पुराने राजाशाही आदेश पर सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। एक संयुक्त समुदाय के रूप में राष्ट्र पर बल देने के लिए फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि, नागरिक और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक फ्रांसीसी ध्वज जैसे एक नए विचार प्रस्तुत किए। इस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, उस पुराने राजशाही जो उसमें आदेश थे उस पर सवाल उठाए गए और इस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति के विरुद्ध ही जो राष्ट्रवाद पनपा। फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नया फ्रांसीसी ध्वज जैसे नए विचार प्रस्तुत किए। इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की, क्षेत्रीय बोलियों को निराश किया और पेरिस में बोली एवं लिखी जाने वाली फ्रांसीसी को देश की एक सामान्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यूरोप महाद्वीप में फ्रांस देश में राष्ट्रवाद या राज्य का उदय कैसे हुआ? इस प्रकार से वहाँ पर आपने सुना भी कि पुरानी जो फ्रांसीसी क्रांति ने, जो फ्रांस में क्रांति आई, पुरानी राजशाही जो आदेश है उस पर सवाल उठाए और एक प्रकार से वहाँ के लोगों को
एकत्रित करने का प्रयास किया। आगे जो नेपोलियन संहिता आती है उसमें थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया, लेकिन इसने फ्रांस प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिससे पूरी व्यवस्था कुशल बन सके। नेपोलियन ने 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता, जिसे सामान्य नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। और क्या नेपोलियन संहिता में दिया था? साथ ही कानून के समक्ष समानता की स्थापना की और संपत्ति एवं प्रशासनिक प्रभावों के अधिकारों को सुरक्षित कर दिया। सामंती प्रणाली को समाप्त कर दिया गया वहाँ पर, और किसानों द्वारा दिए जाने वाले दासत्व और जागीरदारी शुल्कों को समाप्त कर दिया। शहरी क्षेत्रों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा लिया गया और परिवहन एवं संचार प्रणाली के सुधार हुआ। सार्वभौमिक कानून की स्थापना हुई। मानकीकृत भार और उपायों तथा सामान्य राष्ट्रीय मुद्रा से समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हुआ। नेपोलियन संहिता में इस प्रकार से जो दिया गया था, ये सब क्रांतिकारी परिवर्तन थे राष्ट्रवाद की ओर बढ़ते हुए, और इस प्रकार से जनहितकारी वहाँ पर नेपोलियन संहिता के माध्यम से किए गए। तो स्टूडेंट्स, और आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे और पनपा आगे, और जो यूरोप महाद्वीप के देश थे उनमें कैसे हुआ। जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड 18वीं शताब्दी के मध्य में राजशाहियों, डचियों और कैटनों में विभाजित था, जिनके शासकों ने या शासनकर्ताओं ने, सत्ताधारियों ने अपने स्वायत्त प्रदेशों का निर्माण किया था। उन्होंने एक सामूहिक पहचान या एक आम सांस्कृतिक साझा पहचान या एक आम संस्कृति साझा नहीं की। कुछ महत्वपूर्ण कारकों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को जन्म दिया, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण ही। दूसरा, उदारवाद की विचारधारा का प्रसार हुआ। तीसरा, रूढ़िवादी की नई भावना और वियना की संधि हुई, और क्रांतिकारियों का उदय हुआ यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण ही। आगे और थोड़ा सा देखते स्टूडेंट्स, कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग क्या होता है। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। कुलीन वर्ग किसे कहा जाता? जिसके पास सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक, सबसे ज्यादा जिनके पास जमीन हुआ करती थी, उस व्यक्ति के लिए यूरोप महाद्वीप में कुलीन वर्ग के नाम से जाना जाता था। अगला और कुलीन वर्ग के बारे में, नया मध्य वर्ग के बारे में सुनते हैं। यूरोप के पश्चिम और मध्य भागों में औद्योगिक इकाइयों और व्यापार में बढ़ोतरी से शहरों का विकास हुआ और वाणिज्यिक वर्गों का उद्भव हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर आधारित था। तीसरी बात, औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह, श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग जैसे उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग अस्तित्व में आए। कुलीनों को प्राप्त विशेषाधिकार की समाप्ति के पश्चात शिक्षित और उदारवादियों के मध्य राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। तो इस प्रकार से बच्चों, आपने देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे होती है, किन कारणों से होती है। वहाँ पर व्याप्त जो साम्राज्यवादियों का सत्तासीन थे, जो साम्राज्यवादी, उनकी नीतियों के विरुद्ध यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल पुनः मिलते हैं। कल तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।